नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा जो कहानी है दीवानगी की हद तक, उसका दूसरा एपिसोड है। इससे पहले का जो एपिसोड है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उस लड़की को ले जाने के बाद राहत आरिस की तरफ देखती है। दोनों ही बहुत डर चुकी थी। राहत वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखें ब्लैक हुडी पहने वैनेस की तरफ सिल्वर आइज से मिलती हैं, जो उससे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है। उसे देखकर उसे डर लगने लगता है। वह जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ करके आरिज को अपने साथ ले जाने लगती है। वही वंश रावत को जाते हुए उसकी गर्दन टेढ़ी देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने दोनों हाथों से हुडी के पॉकेट में डालकर सीटी बजाते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ सोचकर वह अपना चेहरा टेढ़ा करके, तुमने मुझे इग्नोर किया, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना माइक कैंडी, कहते कहते अपने मोबाइल को निकाल कर अपने हाथों पर अजीब नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। हॉस्टल सीन। जैसे ही राहत और आरिज हॉस्पिटल में जाती है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। सभी लड़कियां अपने सामान को ले जा रहे थे तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। राहत आरिज को देखकर हैरानी से, आखिर यह सब लड़कियां जा कहाँ रही हैं? तभी आरिज एक लड़की को रोकते हुए, यह लड़कियां जा कहाँ रही हैं? क्या कुछ हुआ है क्या? ऐसा पूछती है। लड़की राहत और आरिज को देखते हुए, क्या तुम दोनों अभी आए हो? नोटिस आया था कि हॉस्टल खाली करना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो पूरे 2 महीने के लिए हॉस्टल बंद रहेगा और हम लोगों को दूसरा हॉस्टल दे दिया है। वहाँ पर नाम लगाया हुआ है। जिन लड़कियों के नाम दिया गया है वह सभी वहाँ से जा रहे हैं और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उन्हें अपने घर भेज दिया गया है। इसे सुनकर दोनों ही उस लिस्ट को देखने चले जाते हैं। राहत पूरी लिस्ट को करीब 10 बार पढ़ लेती है पर उसका नाम नहीं मिलता है। राहत अपने सर पर दोनों हाथ रखकर परेशानी भरी आवाज़ में, आखिर इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? आरिज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मुझे हॉस्टल नहीं मिला तो मैं रहूँगी कहाँ? मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। फिर तो मैं घर नहीं जा सकती, कॉलेज भी एब्सेंट हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? राहत को पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसको ऐसा देखकर अजीब सी परेशानी हो रही थी। उसका अभी नाम लिस्ट में नहीं आया था क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी और उसे लगता ही था कि उसका नाम नहीं आएगा। वह आरिज राहत के कंधे पर हाथ रखकर, हम मैडम से बात करके देखते हैं, शायद उनसे कोई गलती हुई होगी। यह सुनते ही दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं और सीधा हॉस्टल के ऑफिस में चले जाते हैं। दोनों ही अंदर आती हैं तो सामने एक मैडम बैठी हुई थी। राहत मैडम को देखते हुए, मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मैडम राहत की तरफ देखकर बोलो। राहत एक गहरी सांस लेकर, आपने जो लिस्ट बाहर लगाई है उसमें मेरा नाम नहीं है, क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझे किस हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है? मैडम राहत को देखते हुए, क्या नाम है आपका? राहत जल्दी से, राहत रावत। राहत की बात सुन वो मैडम लिस्ट खोलती है और उसमें नाम देखने लगती है। वह कुछ सोचकर उस लिस्ट को साइड में रख कर राहत को देखती है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही है। वह मैडम राहत को देखकर, मिस रावत, आपके लिए कोई भी रूम खाली नहीं है। यह सुनते ही राहत के सर पर मानो कोई बिजली सी गिर चुकी हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रिएक्ट करते हुए, प्लीज़ मैडम आप तो कुछ करिए क्योंकि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर और मैं उस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। कोई तो रूम छोटा भी चलेगा, एडजस्ट कर लूँगी, बस मुझे रहने के लिए कुछ जगह दीजिए। राहत की बात सुनकर मैडम कुछ सोचते हुए,
मेरा एक प्लॉट है जो अभी फ़िलहाल खाली है, उसमें मैं तुम्हें अकेले ही रहने दे सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यह सुनते ही राहत आरिज को देखती है तो आरिज जल्दी से राहत से, तुम रहने जाओ, वैसे भी मेरा घर यहाँ पर ही है और 2 महीने की बात है, फिर से हम एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम इतना टेंशन मत लो, वैसे भी कॉलेज में तो हम मिलते ही रहेंगे। इस पर राहत अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो मैडम राहत को देखकर, तुम अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है, मैं तुम्हें वहीं छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी, ऐसा बोलती है। तभी राहत अपना सर हाँ में हिलाकर मुस्कुराते हुए वहाँ से अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। दोनों के जाने के बाद वह मैडम किसी को कॉल करती है। सामने वाला कॉल उठा लेता है। मैडम सर काम हो चुका है। सामने वाला सिर्फ एक ठंडी आवाज़ में गुड कहाँ पर सामने वाला कॉल कट कर देता है। वहीं वह मैडम अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है और अपने मोबाइल को साइड में रख देती है। वही राहत अपने रूम में चली जाती है। वह कपड़े पैक करते हुए आरिज की तरफ देखकर उदास भरी आवाज़ में, आरिज मुझे बहुत दुख हो रहा है, हम दोनों कल ही मिले थे और आज फिर से हम दोनों अलग जाना पड़ रहा है। आरिज राहत के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए, बस 2 महीने की तो बात है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, पर मेरी फैमिली बहुत ही बुरी है, वह लोग अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से तुम्हें कहाँ पर नहीं ले जा रही हूँ। आरिज की बात सुनकर राहत उसकी तरफ देखकर हैरानी से, तुम्हारी फैमिली मतलब अच्छी नहीं है क्या, यह तुम्हें प्यार नहीं करते? आरिज एक गहरी सांस लेते हुए राहत को बताना शुरू कर देती है, मैं जब पैदा हुई थी ना तभी मेरी माँ चल बसी थी, तो पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी जो माँ है ना वह बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करती, वह तो हमेशा पापा को कुछ ना कुछ मेरे बारे में बताती ही रहती है और पापा भी भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से मेरे पापा के बीच में बहुत झगड़े होने लगते थे, इसी वजह से मैं ज़्यादा घर पर नहीं रहती। आरिज की बात सुन राहत उसके गले लगा लेती है, क्या तुम्हें पता है मेरी भी फैमिली में कोई नहीं है, मेरे जो अब्बा और अम्मा ना है ना वह मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चल बसी, फिर 8 साल की थी तब अब्बा चल बसे, फिर बाद में मुझे एक नया परिवार मिल गया, वह दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। आरिज राहत को कस के गले लगाकर, मुझे पता नहीं था, पर यह खुशी ही कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। तब तक मैडम आ जाती है। वह दोनों को ऐसे देखकर, राहत हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। आरिज और राहत जैसे ही मैडम की बात सुनती हैं, दोनों ही अपना सर हाँ हिला कर जल्दी से राहत के बैग को हॉस्टल के नीचे वाले गेट पर दोनों ही रख देती हैं। तब तक मैडम अपनी कार लाती हैं, तो राहत कार के अंदर अपना सामान डालकर आरिज की तरफ देखते हुए, आरिज तू कैसे जाएगी? आरिज मुस्कुराते हुए, मेरा भाई आने वाला है ना। आरिज की बात सुन राहत अपना सर हाँ में हिलाकर उसे गले लगाए कर बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वही आरिज राहत को जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। वह फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, अपना सामान पैक किए हुए ले जाने को। देखते देखते एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने कार आकर रुक जाती है। उस बिल्डिंग को देखकर राहत की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उस बिल्डिंग को देखने लगती है। वहीं पर मैडम राहत का सामान लिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चली जाती हैं। टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट थे। राहत जब टॉप फ्लोर पर जाती है तो मैडम उसे अपने अपार्टमेंट में के सामने खड़ा कर देती हैं। तभी न जाने क्यों राहत को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई सामने वाला अपार्टमेंट के डोर से उसे देख रहा है। अपना सर पीछे कर देखती है तो डोर बंद नज़र आया।
न जाने क्यों ऐसा बेचैनी होने लगती है। मैडम राहत को ऐसे पीछे देखते हुए देखकर, राहत क्या हुआ, पीछे क्या देख रही हो? राहत उस डोर से अपनी नज़र हटाते हुए जल्दी से मैडम की तरफ देखकर, कुछ नहीं मैम। मैडम राहत की बात को सुनकर कुछ नहीं कहती। दरवाज़ा खोलकर राहत को अंदर जाने का इशारा करती हैं और एक नज़र पीछे वाले अपार्टमेंट के डोर को देखकर अपना सर हिलाते हुए वहाँ से अपार्टमेंट के अंदर चली जाती हैं। वही राहत जैसे ही अंदर जाती है, वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मासूमियत से मैडम की तरफ देख, इतना बड़ा अपार्टमेंट, अकेले कैसे रह सकती हूँ और इसका रेंट कितना होगा? मैडम बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ शांत आवाज़ में, राहत तुम्हें इस अपार्टमेंट का कुछ भी रेंट पे नहीं करना है, क्योंकि यह हमारी गलती है कि तुम्हें हमने रूम नहीं दिया है, तो तुम यहाँ पर बेफिक्र के साथ रह सकती हो। मैडम की बात सुन राहत न समझने में, मैं अकेली नहीं हूँ तो फिर कोई रहने वाला क्यों नहीं है? मैडम राहत की तरफ देख ही रही थी। नहीं, तुम्हारी साइड वाले अपार्टमेंट में भी कोई रहता होगा, तो तुम वहाँ पर अकेली कैसे हो सकती हो? उनकी बातें तो सही थी, पर उन बातों के पीछे मतलब था जो राहत समझ नहीं पा रही थी। वहीं पर मैडम राहत को सब कुछ समझाकर वहाँ से डोर को बंद कर सामने वाले अपार्टमेंट के डोर के सामने खड़ी होकर अपना सर हिलाकर वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जाने के बाद कोई शख्स दरवाज़ा खोल लेता है। उसे अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क और ब्लैक कलर का सैगल्स पहने हुआ था। अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले राहत के डोर को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद अपनी 2 अंगुलियों को रिवोल्वस पोजीशन करके उसे राहत के डोर पर साउट कर कि अजीब मुस्कुराहट लिए गुनगुनाते हुए वहाँ से चला जाता है। राहत पूरा काम करने के बाद आकर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक बुक है जिसका नाम है ब्लैक नाइट, जिसे पढ़ते हुए राहत खुद से ही बड़ी दीवानगी वाले अंदाज में, आखिर कोई इंसान इतना फिजियोथेरेपिक कैसे हो सकता है? मतलब किसी की भी नीली आंखें कैसे निकाल सकता है? ओ माय गॉड, मेरी तो नीली आंखें हैं, कहीं मुझे मिल गया तो? पर कुछ भी कहो, इस पर क्विट एंड लिटिल इनोसेंट गर्ल कितनी लकी गर्ल है ना, उसे इतना डेंजरस और एक पागल ब्लैक नाइट मिलता है। पर कुछ भी कहो, इतना प्यार करने वाला शख्स मिलता है उसे। काश मुझे भी नाइट की तरह कोई मिले, पर मेरी नीली आंखें ना मिले, नहीं तो मेरा क्या होगा? सोफे पर लेटकर उस बुक को अपने सीने पर रखकर आंखें बंद करके, कहानियाँ भी कैसी होती हैं ना, सच में ऐसा कोई हो सकता है? इस दुनिया में कोई भी ब्लैक नाइट की तरह नहीं हो सकता। इस दुनिया में उसके जैसा पागलपन, उसके जैसा प्यार, ओह, मुझे कहाँ उस जैसा शख्स मिलेगा? यही सोचते राहत अपने सर पर मार कर खाना बनाने के लिए चली जाती है। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे से कमरे के अंदर एक इंसान को बेड़ियों में बांधा गया था और उसी के सामने 5 लड़के खड़े थे जिन्हें अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। वही अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक शख्स जिसका ब्लैक ड्रेस अप था, वह जैसे ही कमरे में आता है तो वह दोनों लड़के अपना सर झुका लेते हैं। वही जिसने जंजीरों से बांधा था, वह शख्स जैसे ही उस शख्स को देखता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, जैसे वह पागल होने वाला था भी। वही उसी आदमी के सामने वाली चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बैठ जाता है। इस तरह उस शख्स के चेहरे पर भी ब्लैक मास्क है, पर उसकी आईज सिल्वर आईज, जिससे हद से ज़्यादा मर्डर आ रहा था। सामने वाला शख्स अपने लड़खड़ाते आवाज़ में, नाइट प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने यह सब मजबूरी में किया है मेरी,
नाइट उसकी बात बीच में ही काटते हुए, मजबूरी मजबूरी मजबूरी, क्या कुछ नहीं करवाते? पर धोखा या कभी मजबूरी के बीच आना नहीं चाहिए। शायद तुम ब्लैक नाइट को जानते नहीं हो या ब्लैक आर्मी को जानते नहीं हो, जिनका किंग नाइट है। पूरे 3 साल तुम्हें यहाँ पर रखा था, पर धोखा? नो। कहते कहते नाइट एक आदमी की तरफ इशारा कर देता है। वह अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वही नाइट उस आदमी की तरफ देखकर बड़े आराम के साथ उस बेहद डरावनी आवाज़ में, तुम्हें पता है ब्लैक नाइट का डर लोगों में जिस वजह से ज़्यादा है? यह सुनते हुए वह आदमी जैसे ही जंजीर में लटक जाता है, क्योंकि उसके पैर तो कांपने लगते हैं। उनसे अब कोई भी ताकत नहीं है, उसकी हड्डी तक कांपने लगती है। वह आदमी नाइट अपनी डरी हुई आवाज़ में विल ब्लू आइज निकालने में, क्योंकि उस आदमी की आंखें भी तो निकाली हैं थी, जिसमें अब हद से ज़्यादा डर था। वह नाइट उसे देखकर अपनी ठंडी आंखें से बेहद अलग सी आवाज़ में, जो किसी की जान तक ले सकती हैं, पता है तो क्यों धोखा देना? अब जो होगा वह तुम्हारी ही गलती है। नाइट की ऐसी बातें, ऊपर से उसका ऐसा कहना, मानो वहाँ पर एक अलग सा ही माहौल बना रहे थे। वहीं उसके साइड में जो लड़के थे वह भी 2 कदम की दूरी पर खड़े हो जाते हैं। वही नाइट अपनी ब्लैक हुडी की स्लीव्स ऊपर उठाते हुए कलेक्शन और न्यू ब्लू आइज कहते कहते बड़ी अजीब आवाज़ में उस आदमी को देखने लगता है। वह आदमी अपनी लड़खड़ा आवाज़ में, नाइट प्लीज़, आप चाहते हैं तो मैं अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे। तभी नाइट उस आदमी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसते, पुलिस, मिनिस्टर, गैंगस्टर, माफिया, किसी के भी पास जाओ, पर कोई भी तुम्हारी मदद या तुम्हें सजा तो दूर की बात है, वह फिर से मेरे ही पास तुम्हें लाएगा। वैसे भी हर किसी को पता है कि नाइट विक्टिम इज ऑन। यह बात हर किसी को पता है, तुमसे भी बेहतर कौन जान सकता है? तुम तो ब्लैक आर्मी के पार्ट थे। कहते कहते वह अपनी अच्छी तरह से मुस्कुराने लगता है। तब तक उस आदमी अपने हाथों में पॉलिश लिए नाइट के पास चला जाता है। तब तक नाइट ग्लव्स पहन लेता है और उस आदमी के हाथ से इक्विपमेंट लिए उस जंजीर में बंधे आदमी के पास चला जाता है। उसकी आंखों में वह एल्गेस ब्रूस और कैप्सूल पॉलिशर डालकर उसकी दोनों आंखें निकाल देता है, जिससे वह हाथ से तड़प तड़प कर चीखने लगता है, पर चीख सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं राहत अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई थी। वह अपनी मम्मी से बात करती है। बातों बातों में वह बता भी देती है कि वहाँ कहाँ रहने आई थी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि नाइवर के एक साथ दोस्ती करनी चाहिए। इसी वजह से राहत ने कुछ लड्डू लाए थे। वह लड्डू एक डिब्बे में पैक करके सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। राहत जैसे ही अपार्टमेंट की बेल को बजाती है तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये देख खुद से ही क्या इनके कान बहरे हो चुके हैं, कुछ और लगता है शायद वह यहाँ नहीं है। चल राहत बेटा, यह लड्डू भी तेरा ही है। अब यह नहीं तो अम्मा को बोल दूंगी कि नहीं थे, इसके लिए मैंने खा लिया। कहते कहते राहत दरवाजे को देख रही थी कि तभी कानों में किसी की ठंडी आवाज़ जाती है, कैंडी व्हाट आर यू डूइंग? क्या मुझ पर नज़र रख रही हो? यह आवाज़ राहत को जानी पहचानी लगती है। वह पीछे मुड़कर जैसे ही सामने वाले लड़के को देखती है तो वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, वैंस है, जिसके सर पर हुडी डाली हुई थी। वह राहत को बड़ी अजीब तरह से देख रहा था। वहीं उसकी गाय आइज को देखकर राहत अपने मन में, यह मेरा नाइवर है,
भगवान जी, कौन सा खेल खेल रहे हो आप मेरे साथ? ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो मुझे ऐसे लोग मिलवा रहे हो जिनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती? आपके उसे मेरा पड़ोसी बना दिया। क्या करूं? वही राहत अपने मन की बात मन ही में रखती है, पर वंश उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह क्या कह रही है अपने मन में। वही वंश राहत के हाथ से लड्डू का डब्बा लेकर उसके कान में, इतनी भी दुआ मत मांगो, क्या पता कबूल ना हो और दर्द तुम्हें ही होगा। वैसे वेलकम कैंडी, कहते हुए वैंस अपनी अजीब तरह से उसे देखकर अब उसके नज़दीक आकर उसे एयरलोव करके ठंडे टंग से चिकिंग करके उसे आँख मार कर चला जाता है। वही राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह जो अभी अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसका हाथ उसके एयरलोब पर चला जाता है। न जाने क्यों उसकी आंखों में अलग सा बेचैन होने लगती है। खाली हाथ को देखती है, फिर बिना कुछ बोले अपार्टमेंट में चली जाती है। राहत सोफे पर बैठे अपने सर को पकड़ते हुए खुद से ही, आखिर इसने मुझे वेलकम क्यों कहा और लड़का करना क्या चाहता है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आंखों में मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें इतनी डरावनी कैसे हो सकती हैं? ऊपर से उसकी दूसरी बार विदाउट माय परमिशन वह मुझे टच किया। वह खुद में ही पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सब कुछ उसके साथ कर रहा है और वह कुछ क्यों नहीं बोल रही है। वही राहत तो हाल में बैठे अपने से बात कर रही थी मन, पर उसे क्या पता था कि उसी के हर बातें कोई न सुन रहा है। वही वैंस अपने अपार्टमेंट में सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले, अपने एक हाथ में वही लड्डू जो राहत ने उसके लिए लाया था और दूसरे हाथ में मोबाइल को देखते हुए उस लड्डू को खाकर बड़े अजीब तरह से, यस राइट कैंडी, मैं तुम्हें कंट्रोल ही करने वाला हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हें छूने की, तो मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कैजुअल, योर ओनली माइन ओनली माइन। अब इसे चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरे लिए तुम मेरा, कहते वैनिश अपने हाथों में पकड़े लड्डू को पूरी तरह से खाने के बाद उस खाली डिब्बे को देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही राहत अपना खाना कंप्लीट करके सोने जाने वाली ही थी कि तभी उसकी रूम की बेल बजती है, जिससे राहत को अजीब सा लगता है। वह खुद से ही इतनी रात को कौन आ गया, ऐसा सोचने लगती। कहते कहते राहत दरवाजे की तरफ चली जाती है। वह पहले दरवाजे में राउंड ग्लास से देखती है तो उसे वैंस दिखता है, जिसे देखकर वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, यह इतनी रात में और खोलने की नहीं दरवाज़ा। राहत इसी सोच में घूमती है, तभी दरवाजे की बेल फिर से बजती है, वह भी एक तेज़ आवाज़ के साथ, जिससे राहत अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलती है तो सामने ब्लैक फुल हैंड नेक कवर टी शर्ट पहने वैंस उसे नज़र आता है। वह वैंस की लेफ़्ट साइड नेक जहाँ पर उससे थोड़ा सा टैटू नज़र आ जाता है, जिसे देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह टैटू कैसा है। तभी वैंस डार्कली राहत को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में, तुम्हें तो लड्डू दे दी है, पर तुम्हारा डब्बा मेरे पास रह गया था तो सोचा तुम्हें दे दूं। वैसे लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। वैंस की आवाज़ सुनकर राहत की नज़र उसके गर्दन से हटकर उसकी तरफ चली जाती है। वह उसके हाथों से डब्बा लेती है। तभी उन दोनों के फिंगर्स आपस में टच होने लगते हैं। फिर से राहत जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लेती है। यह देखकर वैंस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो जल्दी ही छुप जाती है। राहत फिर भी मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर का डर छुपाकर, थैंक यू, वैसे यह डब्बा
तुम सुबह दे देते तो चलता। वैसे कोई बात नहीं कि तुम अभी ही मुझे दे दो, ना ही मुझे अभी इतनी जल्दी थी डब्बा के लिए। मैंस नीचे झुककर राहत की नीली आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, मुझे दूसरों की चीज़ लौटा आना और अपनी चीज़ अपने पास जल्दी से जल्दी रखने की आदत है। यह सुनते ही राहत अपना सर पीछे कर लेती है, जिससे वेनिस राहत के सर से हट जाता है। वही राहत मुस्कुराते ओके एंड गुड नाइट। वेनिस अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल राहत की नीली आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए वह भी बेहद अजीब तरह से यस गुड नाइट कैंडी, और सपने मेरे ही देखना, कहते कहते वेनिस राहत को एक चिप्पी स्माइल देकर चला जाता है। वही राहत बिना टाइम गवाए जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। वही राहत उस डब्बे को देखती है। वह डब्बा वहीं सोफे पर रखकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम में जाकर वह ब्लैंकेट से खुद को अच्छी तरह कवर कर लेती है। वह खुद से ही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? राहत तेरा वहम है, तू ज़्यादा सोच रही है। शायद उसे ग्रेट आइज का तुझ पर बैड इफेक्ट हो रहा है। कहते कहते राहत खुद को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके सो जाती है। वही राहत तो सो चुकी थी, पर राहत को वेनिस देख रहा था। वह लैपटॉप की स्क्रीन को टैबलेट पर रखकर अपने बेड पर सोते हुए राहत को देखते हुए, बेड इफेक्ट नॉट बैड, अभी तो मैंने कुछ रूम शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से डरने लगी। ओह माय कैंडी, तुम इतनी वीक इनोसेंट क्यूट कैसे हो सकती हो? पर तुम्हारी यही चीज़, आई लाइक इट। तुम खुद को मुझसे दूर करना चाहती हो, पर कैसे करोगी? लेट्स सी। कहते हुए वेनिस जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में सुनाई देने लगती है। सुबह का वक्त, राहत सुबह उठ जाती है। राहत जल्दी से फ्रेश होकर लूज टी शर्ट एंड लूज शर्ट पहनकर जल्दी से सुबह ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देती है। राहत ब्रेकफास्ट बनाते हुए खुद से ही काश उस वक्त कुछ मम्मी से सीख लिया होता तो इतनी बड़ी टेंशन ना होती। अब मैं बनाओ क्या काम करती हूँ। कल मैं मैगी लाई थी, वही बना लेती हूँ, और राहत खाने का तो बाहर से इंतज़ाम करना पड़ेगा। राहत बेटा तुझे, कहते कहते राहत मैगी बनाकर टेबल पर रखती है। तब तक कोई बेल बजा देता है। वह खुद से ही रोने वाली शक्ल वाला कर, अब सुबह सुबह कौन आ गया? पहले से ही इतना लेट हो चुका है, अब सुबह सुबह कौन आया हुआ है? पहले तो अजीब था जो जल्दी उठकर कुछ ब्रेकफास्ट लाती, अब सब कुछ खुद ही बनना पड़ता है। कहते कहते राहत छोटे बच्चों की तरह भागते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने वेनिस को देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम इतनी सुबह यहाँ? वेनिस पहले राह को पर से नीचे तक देखता है, फिर दोनों हाथ पॉकेट में डाले अपने अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, क्यों मैं आ नहीं सकता? वैसे सोचा कि एक ही कॉलेज में हैं तो क्यों ना साथ ही चलते हैं। मुझे भूख भी लगी थी, मैं तुम्हारे यहाँ खाने आ गया। राहत वेनिस की बात सुनकर उसके पीछे पीछे जाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली आ जाऊँगी। कहते कहते रुक गई, क्योंकि सामने वेनिस उसकी बनी हुई मैगी आराम के साथ बिना किसी बेफिक्री से के साथ खा रहा था। वही राहत उसे देखकर खुद के ही मन में, यह मेरा ही घर है ना, कोई कैसे आ सकता है यहाँ पर? और तो और ऐसे बेहैवियत कर रहा है, बेहैवियत जैसे कि ये अपार्टमेंट उसका हो, और मैं तो यहाँ पर मेहमान हूँ। ऊपर से मेरी बनी हुई मैगी भी खाई। अब मैं क्या खाऊंगी? कौन सा शनि है जो मेरे ग्रहण से निकल नहीं रहा है? भगवान जी कुछ तो करो इस बच्चे के साथ। वेनिस मैगी खाते हुए बिना राहत को देखे, तुम वहाँ पर मुझे देखती ही रहोगी या आकर खाओगी?
वैसे भी कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुका है। राहत रोने वाली शक्ल बनाकर, कैसे खाऊं? तुमने तो पूरी मैगी खा ली। पर यह बात उसके मन में कहीं थी, मुँह बोलने वाली ही थी, इतनी हिम्मत कर रखी थी। राहत झूठी मुस्कुराहट ली। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खा लिया, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम चले जाओ। मैंने राहत को बात सुनकर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखते हुए, यहाँ से कॉलेज पूरे 1 किलोमीटर की दूरी पर है ना? तुम्हें यहाँ पर कोई ऑटो या बस नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। जो बेहतर होगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात को ना माने। वैनिश बोल। मैंने इसके ऐसे देखने से राहत अपना सर हाँ में हिलाकर बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाती है। वहीं करीब 10 मिनट के बाद राहत एक ब्लैक स्किन फिटिंग जीन्स विद पिंक टी शर्ट पहनकर रूम के बाहर आ जाती है। उसके बालों को खुला रखा था जिससे बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही वेंस राहत को गौर से देख रहा था। वह उसके नज़दीक जाकर उसके बालों को पकड़कर उसके पोनीटेल बना देता है। वह राहत के कान में कोल्ड वॉइस में, बालों को खुला रखना, नो अलाउ कैंडी, कहते हुए वेंस बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत का हाथ पकड़ लेता है। वही राहत दरवाज़ा बंद कर देती है, पर वेंस उसका हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि वह उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। वही राहत वेंस की तरफ देखते हुए बड़ी मासूमियत से, मेरा हाथ। तभी वेंस राहत की गहरी नीली आंखों में देखकर, अच्छा लग रहा है ना मेरे हाथों में? वेंस की बात सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वह वेंस उसे अजीब तरह से देखने लगता है, जिससे राहत कुछ नहीं कहती और वेंस के साथ चली जाती है। वही वेंस ने आज भी ब्लैक हुडी, ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, जैसे उसकी दुनिया में कोई कलर ही नहीं है, वह बेरंग का है। वही राहत उसे देखकर अपने मन में हमेशा काले कपड़े पहनता है। उसके पास कपड़े नहीं है क्या जो सिर्फ काले ही पहनता है? और कैसे कह सकता है मुझे बाल खोलने की इजाज़त नहीं है? ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। पता नहीं किस पागल से मेरा पाला पड़ा है। आपने कुछ तो मदद कर रही होती। कहते कहते राहत अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती है। वही लिफ्ट के अंदर जाते हैं। वेंस राहत को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत उसकी तरफ देखने लगती है कि वेंस राहत के लिप को अपने लिप से शक्ल करना शुरू कर देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। वह अपने हाथों से वेंस को पुश कर रही है, पर वेंस उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे पीठ से लगा देता है और अपनी ओर खींच लेता है। इस बीच राहत ने अपने लिप्स नहीं खोले थे तो वेंस राहत के लोअर लिप को हैंड बीट करता है, जिससे राहत के लोअर लिप से खून निकलने लगता है। वेंस नीचे जो राहत के गर्दन और कंधे के बीचों बीच पिट करके उससे दूर होते हुए एक सेफ्टी स्माइल के साथ उससे ऐसा ही रहने दो, आखिर सबको पता चलना चाहिए कि यू आर माइन कैंडी। इतना ही कहा था कि तब तक लिफ्ट और डोर ओपन होता है। वेंस उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं वहाँ पर जितने भी लोग थे वह उन दोनों को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि वह दोनों परफेक्ट कपल हैं, पर उसके पीछे का राज किसी को नहीं पता था कि आखिर वह दोनों कपल हैं कि नहीं। वही राहत डरी सहमी हो चुकी थी। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जैसे तैसे करके इस समय शांत रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वेंस उसे छोड़ेगा नहीं और कुछ ऐसा करेगा जो राहत सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अब तक तो समझ चुकी थी वेंस कोई नॉर्मल पर्सन हो तो ऐसा है नहीं।
उसे अलग ही है। क्या यह समझ नहीं आ रहा था राहत को कि वह क्या करे। वही बेंस राहत को अपनी यामाहा R15 269 के साथ राहत के सामने खड़ा दिख रहा था। राहत बाइक को देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करती है। हम दोनों बाइक से कॉलेज जाएंगे। बेंस अपने हेलमेट के ग्लाव्स को ऊपर करके बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, नहीं, हम बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। यह सुनते ही राहत ना समझे चारों तरफ देखते हुए, पर मुझे तो यहाँ पर कोई बैलगाड़ी नज़र नहीं आ रही है। राहत की बेवकूफ़ बड़ी बातें सुनकर बेंस उसके सर पर मारते हुए, क्रेजी गर्ल, आकर मेरे पीछे बैठ जाओ, बाद में देख लेना कि कौन सी गाड़ी आ रही है। राहत बाइक देखते हुए बड़ी मासूमियत से बेंस की तरफ देखकर, मैं कभी भी बाइक पर बैठी नहीं हूँ। हाँ, मुझे डर लग रहा है, ऐसा बोलती है। राहत की ऐसी बातें सुनकर के बेंस राहत की आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज़ में, डोंट वरी कैंडी, गिरने नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी, ऐसा बोलता है। तुम्हें अगर दर्द होगा तो मेरा क्या होगा। यह लाइन बेंस ने अपने मन में ही कही थी। वही राहत बेंस को देखने लगती है कि तभी बेंस उसका हाथ पकड़कर अपने पीछे बैठने का इशारा कर देता है, तो राहत एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे बैठ जाती है। वह अपने हाथ पीछे कर लेती है क्योंकि वह बेंस को जरा भी छूना नहीं चाहती थी, पर बेंस गुस्से में उसके दोनों हाथों पकड़कर अपनी पेट पर रख देता है। वही राहत अपने हाथ पीछे लगने ही वाली थी कि तभी बेंस की ठंडी आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती, डोंट वरी मूव कैंडी, अगर तुम्हारा हाथ पीछे और चला गया तो मैं तुम्हें कहीं रोड के बीचों बीच फेंक दूंगा, तो सोचना तुम्हारे लिए क्या बेहतर रहेगा। तभी ऐसा बोलता है। ये जो हमारा एपिसोड 2 है, ये यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके बाद दीवानगी की हद तक का एपिसोड 3 हम फिर नेक्स्ट अपलोड करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। धन्यवाद।